चलो बताओ, शुरू करते हैं। WACC, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, इसमें दो मेथड है, ठीक है। एक होता है ऑन द बेसिस ऑफ बुक वैल्यू वेट, इसका अपना सिंपल सा एक फॉर्मेट है। यहाँ पे सोर्सेज लिखते हैं, कहाँ कहाँ से कैपिटल लगाई है आपने, जैसे कि इक्विटी शेयर्स, है ना, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, डिवेंचर, लोन, रिटेन अर्निंग। इसके बाद इनका बुक वैल्यू लिखते हैं। बुक वैल्यू का मतलब बैलेंस शीट में जो वैल्यू लिखी, जिस वैल्यू पे ये इशू हुए थे वो वाली वैल्यू, है ना। जो आपको डेटा दे रखा होगा बैलेंस शीट का, वो वाली वैल्यू लिखनी है उसको, दैट इज कॉल्ड बुक वैल्यू। और इनका हम निकाल लेंगे वेट, जिसको बोलेंगे बुक वैल्यू वेट। क्या बोलेंगे? बुक वैल्यू वेट। वेट कैसे निकालेंगे? इस बुक वैल्यू का टोटल करोगे, ठीक है। अपनी बुक वैल्यू डिवाइड बाई सम ऑफ बुक वैल्यू, अपनी बुक वैल्यू डिवाइड बाई सम ऑफ बुक वैल्यू, तो इससे वेट निकलता चला जाएगा। तो इससे इन सबके वेट निकल जाएंगे। नहीं नहीं, वेट में 100 नहीं होता, वेट पॉइंट में लिखा जाता है ना। वेट का सम हमेशा 1 आएगा आखिरी में। करते करते वेट का फॉर्मूला याद ही हो जाएगा, टेंशन की कोई बात नहीं, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, इनकी जो स्पेसिफिक कॉस्ट ऑफ कैपिटल आई है वो लिखना है। स्पेसिफिक कॉस्ट ऑफ कैपिटल आफ्टर टैक्स वाली। जैसे मतलब यहाँ पे हमें कॉस्ट ऑफ इक्विटी की वैल्यू लिखनी है, यहाँ पे कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस की वैल्यू लिखनी है, कॉस्ट ऑफ डेट की वैल्यू लिखनी है, कॉस्ट ऑफ लोन की वैल्यू लिखनी है, कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग की वैल्यू लिखनी है, ठीक है। इनका जो वेट आया इसको हम बोल सकते हैं कि ये वेट किसका है? वेट ऑफ इक्विटी। ये वेट किसका है? वेट ऑफ प्रेफरेंस, वेट ऑफ डेट, वेट ऑफ लोन, वेट ऑफ रिटेन अर्निंग। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके सम कर देना है, वही आ जाएगा WACC, ठीक है। इनका प्रोडक्ट निकालना है। WACC को WACC भी कहते हैं, या फिर K0 से डिनोट कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। चाहे K0 लिखें चाहे WACC लिखें, एक ही बात होती। इन दोनों को मल्टीप्लिकेशन करके सम करना है। यानी देखो इसका फॉर्मूला ये है, इधर देखो, KEWE प्लस KPWP, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर करके फिर सम करना है। इनको मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ लिखेंगे, इनको मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ लिखेंगे, फिर उसका सम करेंगे, ठीक है। तो ये जो चीज निकलती है ये कैसे निकलेगी, इधर देखो, इसको मल्टीप्लाई कर देना है तो ये आ जाएगा, और इसका टोटल कर देंगे तो ये आ जाएगा। हाँ बेटा, हाँ K0 मतलब ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, चाहे K0 लिखें चाहे WACC लिखें, एक ही बात होती है। K0 मतलब ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल।
लिख लिया। अब दूसरा लिखो, ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट वैल्यू वेट। ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट वैल्यू वेट। जहां बुक वैल्यू लिखी है वहां मार्केट वैल्यू हो जाएगा। जहां बुक वैल्यू लिखी है वहां क्या हो जाएगा, मार्केट वैल्यू। अब मार्केट वैल्यू निकालेंगे कैसे, क्योंकि मार्केट वैल्यू दे नहीं रखा होगा। मार्केट वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कैसे निकलेगी, नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स कितने हैं और इनटू एक शेयर का मार्केट प्राइस क्या है प्रेफरेंस वाले का। ठीक है। डेट की मार्केट वैल्यू बुक वैल्यू सेम ही होती है, क्योंकि डेट बाजार में नहीं बिकते हैं। ठीक है। या फिर ऐसे कर लेंगे, नंबर ऑफ, जैसे डेट है मतलब डिवेंचर, तो नंबर ऑफ डिवेंचर, अगर उनका एमपीएस दे रखा है तो उनके एमपीएस से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है। मार्केट वैल्यू ऑफ लोन कुछ नहीं होता है, लोन की वही वाली वैल्यू होगी, कभी लोन की मार्केट वैल्यू नहीं देता है। उसकी बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू लोन क्या होती है, बराबर होती है। फॉर्मेट में यही चेंज आएगा, इधर देखो, यहाँ लिखोगे मार्केट वैल्यू, यहाँ लिखेंगे मार्केट वैल्यू वेट, बाकी सब कुछ एज इट इज करेंगे। हाँ आ रहा है, भी नीचे लिखेंगे ना, सब होगा, क्यों परेशान। बुक वैल्यू ऑफ लोन मतलब लोन बाजार में ऐसे नहीं बिकता ना, रेट अप डाउन हो रहे हैं डेली, आप समझ लो। तो लोन का जो रेट ले लिया वो ले लिया, तो बुक वैल्यू लोन की और मार्केट वैल्यू सेम होती है, रेट अप डाउन होते हैं लेकिन वैल्यू पे फर्क नहीं आता। 1 लाख का लोन है तो 1 ही लाख का रहेगा, उसकी वैल्यू थोड़ी ना कि 1.5 लाख हो जाएगी, 2 लाख हो जाएगी। जबकि शेयर्स के दाम जो है घटते बढ़ते रहते हैं तो उनका मार्केट वैल्यू चेंज हो जाता है। लिख लिया। अब सबसे बड़ा खेल है मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी में, तो देखो इधर दो चीजें होती हैं, पहले समझना है। पहले निकालेंगे मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी। इधर देखो, इक्विटी का मतलब जानते हो क्या होता है, इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिटेन अर्निंग। एक वर्ड होता है इक्विटी और एक वर्ड होता है इक्विटी शेयर कैपिटल। तो इक्विटी इन दोनों के सम को बोला जाता है, इन दोनों के टोटल को क्या बोलते हैं, इक्विटी। क्योंकि देखो रिटेन अर्निंग बाजार में नहीं बिकती ना, रिटेन अर्निंग शेयर कैपिटल का ही पार्ट होती है, इक्विटी शेयर कैपिटल का। तो मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी पहले निकलेगी। वो कैसे निकलेगी, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर इनटू मार्केट प्राइस पर शेयर। अब जो मार्केट प्राइस पर शेयर लिख रहे हो सबका अलग अलग है। ये जो मार्केट प्राइस पर शेयर लिए हो ये प्रेफरेंस शेयर्स का है, ये मार्केट प्राइस पर शेयर किसका है, डिवेंचर का है, ये मार्केट प्राइस पर शेयर किसका है, इक्विटी शेयर्स का है। तो इसको मल्टीप्लाई कर लोगे तो एक वैल्यू आ जाएगी, तो मल्टीप्लाई कर लेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है। और इस वैल्यू को तो देखो बेटा, जब ये वैल्यू आ जाएगी तो इसको दो पार्ट में तोड़ते हैं। थोड़ा हो जाएगा मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल और थोड़ा हो जाएगा मार्केट वैल्यू ऑफ रिटेन। कैसे तोड़ते हैं, इसको तोड़ते हैं इनकी बुक वैल्यू के रेशियो में, जो इनकी बुक वैल्यू होती। तो किस रेशियो में तोड़ोगे, रेशियो ऑफ बुक वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल एंड रिटेन अर्निंग। बुक वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल एंड रिटेन अर्निंग, इतना लिख लो फिर आगे बताया जाए।
हाँ बेटा, हो गया, हटा दिया जाए। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो इसमें क्वेश्चन देखो कैसे कैसे क्वेश्चन है। तो कह रहा है कॉस्ट ऑफ इक्विटी जो है वो 10.41% है, कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग जो है वो 10% है, 50,000 इक्विटी शेयर है 10 रुपए वाले, रिटेन अर्निंग 15 लाख की, मार्केट वैल्यू एक शेयर की 50 रुपए है, WACC निकालना है, और कोई सोर्स ऑफ फाइनेंस इस सवाल में नहीं, मतलब इस सवाल में दो ही है। तो देखो पहले समझो, सोर्स में अपने पास है सिर्फ इक्विटी शेयर कैपिटल और रिटेन अर्निंग, हमें निकालना है मार्केट वैल्यू के बिहाफ पे। तो यहाँ क्या लिखना पड़ेगा, इनकी मार्केट वैल्यू, फिर क्या लिखेंगे, मार्केट वैल्यू वेट, फिर क्या लिखेंगे, इनकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ठीक है, और फिर इनका जब प्रोडक्ट निकालेंगे तो क्या निकल के आएगा, WACC, यही आंसर हो जाएगा हमारा, यही है। मार्केट वैल्यू निकालने के लिए क्या करोगे, पहले निकालोगे मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी, इक्विटी शेयर कैपिटल नहीं बोलना है, इक्विटी बोलना है। तो इसके लिए क्या करना है आपको, नंबर ऑफ शेयर्स पकड़ने हैं और इनटू एक शेयर का दाम पकड़ना है, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 25 लाख, फिर इसको तोड़ेंगे बुक वैल्यू के रेशियो में, बुक वैल्यू अगर निकालें तो देखो बेटा, इसकी बुक वैल्यू हो जाएगी 5 लाख और इसकी बुक वैल्यू कितनी है, 15 लाख। तो इसको तोड़ना है 5-15 के रेशियो में, इसको तोड़ना है 25 लाख को किसके रेशियो में, 5 और 15 के रेशियो में। 5 लाख हो गई इक्विटी की बुक वैल्यू और 15 लाख रिटेन अर्निंग की तो है ही। तो 25 लाख को 5-15 के रेशियो में तोड़ो, बताओ कितना आया। 6,75,000 और 6,25,000 और 18,75,000, ये यहाँ लिख दोगे, 6,25,000 और 18,75,000। इसके बिहाफ पे निकालोगे इनका वेट, इनका सम है 25 लाख, तो 6,25,000 डिवाइड बाई 25 लाख, तो यहाँ आ जाएगा 0.25, ठीक है, और यहाँ क्या आ जाएगा 0.75। फिर इनकी स्पेसिफिक कॉस्ट ऑफ कैपिटल है 10.41 और कितनी है इनकी 10, इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है और मल्टीप्लाई करके करना है सम। तो जब इसको इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ रहा है, 2.60 पकड़ लेते हैं राउंडिंग ऑफ करके, और इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 7.5 आया जा रहा है। तो दोनों का सम कर लेंगे तो 10.10, चूंकि ये परसेंटेज में है तो मल्टीप्लाई करोगे तो ये भी किस में आएगा, परसेंटेज में निकल के आएगा, ये आंसर हो जाता है। तो ये सिंपल सा सवाल है, इसके बंटवारा करने के लिए बनाया गया है, जिससे आदमी चीजें समझ पाए। ठीक है, नोट कर डालो फटाफट, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 16 हमारा।
हटा दो बेटा इसको। एक छोटा सा क्वेश्चन लिखो। इक्विटी शेयर कैपिटल 10 लाख शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹1, मतलब 10। 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 10,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹100। रिटेन अर्निंग 120 लाख रुपए की। 14% डिवेंचर 70,000 डिवेंचर्स हैं ₹100 वाले। और एक है 14% ऑफ लोन जिसकी टोटल वैल्यू है 100 लाख रुपए। ठीक है। इसके बाद कुछ और थोड़ी कहानी लिखी है। मार्केट प्राइस पर शेयर ऑफ इक्विटी इज ₹25। नेक्स्ट एक्सपेक्टेड डिविडेंड पर शेयर is ₹2 and expected to grow at 8%. Preference shares are redeemable after 7 years and currently quoted at ₹75 per share. Debenture are redeemable after 6 years. After 6 years at par, at their current quotation is ₹90 per debenture. Debenture are redeemable after 6 years at par. Their currently market quotation is ₹90 per debenture. Tax rate applicable to the firm 50%. एक लाइन और है, कंप्यूट वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल अंडर, पहला है बुक वैल्यू वेट और दूसरा है मार्केट वैल्यू वेट। मतलब कुल मिला के दोनों मेथड से निकालना है इस सवाल में। ठीक है, क्या करना है हमको, दोनों मेथड से निकालना है। लिख लिया क्वेश्चन।
चलो इधर देखो कैसे निकाला जाएगा। दोनों निकालना है तो एक ही टेबल में दोनों निकल जाएंगे, अगर थोड़ा सा दिमाग लगाओ तो टेबल एक ही बनानी पड़ेगी हम लोग को। ये हो गए सोर्सेस, इक्विटी शेयर कैपिटल, रिटेन अर्निंग, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, डिवेंचर और लोन। चार पांच आइटम है अपने पास। अब देखो स्पेसिफिक कॉस्ट ऑफ कैपिटल तो सेम ही आएगी, स्पेसिफिक कॉस्ट ऑफ कैपिटल को पहले लिख लिया, स्पेसिफिक कॉस्ट ऑफ कैपिटल को क्या लिख लिया, पहले लिख लिया। फिर तीन कॉलम और बनेंगे, तीन क्या छह कॉलम और बनेंगे। एक निकलेगा अपना ये पहला पार्ट यानी ऑन द बेसिस ऑफ बुक वैल्यू वेट, और एक निकलेगा ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट वैल्यू वेट। यहाँ लिखेंगे बुक वैल्यू, फिर लिखेंगे बुक वैल्यू वेट, फिर इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो एक आंसर आ जाएगा। यहाँ लिखेंगे मार्केट वैल्यू, मार्केट वैल्यू वेट, और इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो सेकंड पार्ट का आंसर आ जाएगा। तो एक ही टेबल ड्राफ्ट कर दी, इसे में दोनों रिजल्ट अपने निकल आएंगे। ठीक है। अब जो चीज़ें पता है वो लिख लेंगे, जो अभी की वैल्यू होती है दैट इज कॉल्ड बुक वैल्यू, इनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो इनकी बुक वैल्यू निकलती चली जाएगी। 10 लाख इंटू 10 करोगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 100 लाख बुक वैल्यू। इसकी वैल्यू हो जाएगी कितनी अपनी की, 100 लाख। ठीक है। रिटेन अर्निंग की वैल्यू 120 लाख दे रखा है बुक वैल्यू, और लोन की वैल्यू अपनी 70 लाख रुपए दे रखी है, नहीं 100 लाख रुपए दे रखी है, 70 लाख लिख दिया। इसकी वैल्यू 100 लाख रुपए दे रखी है। डिवेंचर्स अगर हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो 70,000 डिवेंचर है, 70,000 डिवेंचर है 100 रुपए वाले, तो 70 लाख के हो गए। और प्रेफरेंस शेयर्स की बात करें तो 10,000 प्रेफरेंस शेयर्स हैं 100 रुपए वाले, तो वो हो गए अपने 10 लाख रुपए के। तो इनकी बुक वैल्यू तो अपना निकल के आ चुकी है इस तरीके से। इनका सम करते हैं तो ये 400 लाख हुआ जा रहा है। इसके हिसाब से इनका बुक वैल्यू वेट आ जाएगा। ठीक है, इसके हिसाब से क्या होगा, इनका बुक वैल्यू वेट आ जाएगा। 100 लाख डिवाइड बाई 400 लाख यानी 0.25। 120 लाख डिवाइड बाई 400 यानी कि 0.30। यहाँ भी 0.25। 10 डिवाइड बाई 100 करोगे तो ये आएगा 0.025, ये आएगा 0.175। इसका सम पता ही है कि हमेशा वेट का सम कितना आएगा, 1 आएगा। अगर 1 ना आए तो कहीं नहीं, इसका मतलब आप मिस्टेक कर रहे हो। ठीक है बेटा, यहाँ तक हो गया। चलो आगे चलते हैं। अब इनकी अगर मार्केट वैल्यू है तो मार्केट वैल्यू निकालनी पड़ेगी। मार्केट वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल। ठीक है, या मार्केट वैल्यू ऑफ, पहले इक्विटी ही निकाल लो। पहले मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी निकालते हैं। इक्विटी का मतलब इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिटेन अर्निंग होता है। इक्विटी शेयर्स की बात करें तो नंबर ऑफ शेयर्स हैं अपने पास 10 लाख, और एक की मार्केट वैल्यू कितनी बताई है, 25 रुपए। तो 10 लाख इंटू 25, तो ये हो जाएगा 250 लाख। और 250 लाख को कुछ नहीं करना होता है, इनके बुक वैल्यू के रेशियो में तोड़ना होता है। बुक वैल्यू का अगर रेशियो बनाओगे तो 100:120 का रेशियो बन रहा है, यानी 5:6 का रेशियो बन रहा है। तो इससे तुम्हें मार्केट वैल्यू आ जाएगी इक्विटी शेयर कैपिटल की, और मार्केट वैल्यू आ जाएगी रिटेन्ड अर्निंग की। मार्केट वैल्यू आ जाएगी इक्विटी शेयर कैपिटल की, और मार्केट वैल्यू आ जाएगी रिटेन्ड अर्निंग की। कितनी आ रही है, पॉइंट में आ रही है, कोई बात नहीं, जितनी आ रही लिखोगे, क्या कर सकते हो। 113.64 पकड़ लेते हैं,
113.64 लैक्स, 113.64 लाख। और इसकी रिटेन अर्निंग की कितनी आ गई? 136.36। ये आ गई 136.36, सब लैक्स में है। इसके बाद इसी तरीके से मार्केट वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल निकाल लोगे। प्रेफरेंस शेयर्स की अगर हम लोग बात करें तो 10,000 प्रेफरेंस शेयर्स हैं, और एक प्रेफरेंस शेयर की इस समय वैल्यू जो चल रही है वो 75 रुपए चल रही है। करंटली कितने कोटेड है? 75 रुपए पे। तो 10,000 शेयर्स हैं और 75 रुपए के हिसाब से चल रहे हैं, तो इनकी वैल्यू 7,50,000 हो गई, यानी 7.50 लैक्स। तो प्रेफरेंस शेयर्स की वैल्यू लिख दोगे यहाँ पे 7.50 लैक्स। फिर लिखेंगे मार्केट वैल्यू ऑफ डिवेंचर्स। डिवेंचर्स जो थे अपने पास वो 70,000 थे, और एक डिवेंचर्स की जो वैल्यू इस समय है वो 90 रुपए। तो 70,000 इंटू 90, तो ये हो गया अपना 63 लाख रुपया। तो यहाँ लिखेंगे 63 लाख रुपए। और लोन की कोई मार्केट वैल्यू नहीं होती है, जो बुक वैल्यू है वही उसकी मार्केट वैल्यू होती है, मतलब 100 लाख। इसके बिहाफ पे इनका वेट निकालेंगे। इसके बिहाफ पे क्या करेंगे? इनका वेट हम लोग कैलकुलेट करके लिखेंगे। तो इनका वेट कैलकुलेट करके लिखो। पहले इनका सम करके लिखना पड़ेगा। तो इनका सम आ रहा है 420.5 लाख। फिर वही 113.64 डिवाइड बाई 420.5। यहाँ वैल्यू आ रही 0.270। ठीक है। तो वेट अगर बहुत ज़्यादा पॉइंट में आए तो मिनिमम 4 से डिजिट से कम नहीं लिखोगे, वरना फिर आंसर नियर अबाउट आपका डिफरेंस आएगा थोड़ा बहुत। ठीक है। तो वेट कम से कम 4 डिजिट तक तो लिखोगे ही लिखोगे। अगर ज़्यादा पॉइंट में आ रहा है तो जितना एक्यूरेट आंसर निकालना है उतना मेहनत करनी पड़ेगी। तो कुछ ऐसा निकल के आ रहा है। अब इनको करेंगे आपस में मल्टीप्लाई और उनका करेंगे सम, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है। और इनको नहीं मल्टीप्लाई करना, अभी ये निकालना पड़ेगा। ये निकलेगा, फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। ये निकलेगा, फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। तो अब अपना मेन काम चालू होता है स्पेसिफिक कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालना। ठीक है। यहां तक क्लियर है? विदुषी तो फोन लगा बेटा जरा। तो आ गया। हाँ बेटा, तो अब एक एक करके निकालना पड़ेगा मुझे स्पेसिफिक कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो हेडिंग डाल दिया स्पेसिफिक कॉस्ट ऑफ कैपिटल। एक एक करके निकाला जाएगा। पहले बात करेंगे कॉस्ट ऑफ इक्विटी की। अब कॉस्ट ऑफ इक्विटी में देखो, नेक्स्ट ईयर का डिविडेंड दे दिया है, मतलब D1 दे रखा है। ठीक है। मार्केट प्राइस दे रखा है एक का, ग्रोथ दे रखी है, तो ग्रोथ वाला फॉर्मूला लग जाएगा। ठीक है।
कौन सा फॉर्मूला लगेगा? वही D1 वाला। तो D1 डिवाइड बाई, फॉर्मूला लिख देते हैं एक बार जिससे किसी को कोई दिक्कत ना आए। तो D1 डिवाइड बाई मार्केट प्राइस प्लस जी और इनटू कितना 100। तो D1 भी 2 दे रखा है, मार्केट प्राइस भी 25 दे रखा है, ग्रोथ 8% की दे रखी है, इनटू 100 करोगे तो के ही आ जाएगा। तो ये आ गया अपना 16%। फिर निकालेंगे कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। इसका फॉर्मूला जो आप लोगों ने लिखा था वो लिखा था PD प्लस RV माइनस NP डिवाइड बाई N होल डिवाइडेड बाई RV प्लस NP का एवरेज और इनटू 100। प्रेफरेंस डिविडेंड देखो तो निकाल सकते हो। एक प्रेफरेंस शेयर्स जो है वो अपन का है 100 रुपए का, और रेट कितना लिखा है 12%। तो 100 रुपए का 12% निकालोगे तो एक का डिविडेंड कितना निकल के आएगा? 12 रुपए। प्लस प्रेफरेंस शेयर्स की बात करें अगर हम लोग, तो यहाँ लिखा हुआ है कि प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम करेंगे 7 साल बाद। ठीक है, 75 पे नहीं है तो 75 अभी का दाम है। रिडीम के बारे में कुछ ना बताए किस में रिडीम करेंगे तो पार पे ही करोगे, पार पे, यानी रिडीम इसको पार पे ही करोगे। और अभी का प्राइस कितना दे रखा है? 75। टाइम दे रखा है 7 साल। इसको करेंगे अपन लोग सॉल्व और आ जाएगा हमारा कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस का आंसर। इसको सॉल्व करेंगे तो कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस का आंसर आ जाएगा। कितना आ रहा है कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस? 50। 48 बहुत हो गया बेटा, इतना थोड़ी ना आ जाएगा। 10 12 15 ठीक है, 48 बहुत हो जाएगा, कंपनी बिक जाएगी इतने में। तो अगर 48% इनको देना पड़ गया तो 17.795 मतलब 80 हो जाएगा। इसी तरह का फॉर्मूला कुछ डिवेंचर का है। डिवेंचर 14% वाले थे, 100 का 14% 14 रुपए होता है। टैक्स रेट आपका 50% दे रखा है। 1 माइनस 0.50 प्लस डिवेंचर्स को पार पे रिडीम करना है। अभी प्राइस 90 रुपए चल रहा है, समय 6 साल का है। इसको सॉल्व करेंगे तो अपना कॉस्ट ऑफ डिवेंचर्स की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ नीचे 2 रहता है। शायद इसकी वैल्यू 9.12% आ रही है। 9.12%। कॉस्ट ऑफ लोन का फॉर्मूला बताया था, जो इंटरेस्ट रेट हो तो बस 1 माइनस क्या कर देते हैं T। तो कॉस्ट ऑफ लोन आ जाएगा 7%। कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग वही होती है जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी है, बस फ्लोटेशन कॉस्ट नहीं होती है। तो सवाल फ्लोटेशन कॉस्ट है भी नहीं, उसका मतलब ये कॉस्ट ऑफ इक्विटी के बराबर ही रहेगा। कितने परसेंट? 16%। तो इस तरीके से अपन लोग की स्पेसिफिक कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकल जाएंगी। ठीक है, स्पेसिफिक कॉस्ट ऑफ कैपिटल हमारी क्या हो जाएंगी? निकल जाएंगी। सब परसेंटेज में रहती है बेटा, कल ही बताया था। स्पेसिफिक कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो निकाली जाती है किस में निकाली जाती है? परसेंटेज में।
इनकी वैल्यू यहाँ लिख लो। कॉस्ट ऑफ इक्विटी की वैल्यू आ चुकी है 16, रिटेन की वैल्यू आ चुकी है 16, प्रेफरेंस शेयर्स की वैल्यू आई थी 17.80। सब परसेंटेज में रहते हैं, ऊपर लिखा रहता है परसेंटेज, यहाँ नहीं लिखने की जरूरत है। कॉस्ट ऑफ डिवेंचर की वैल्यू आई है 9.12 और इसकी वैल्यू आई है कितनी 7। अब आपको स्पेसिफिक कॉस्ट ऑफ कैपिटल को वेट से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखना होगा, यानी इसको और इसको मल्टीप्लाई करके लिखेंगे और बाद में इसको और इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखेंगे और फिर उसका सम करेंगे, आ जाएगा फाइनल आंसर। तो 16 इंटू 0.25 करोगे तो 4 आएगा, 16 48 4.80 आएगा, 17.8 इंटू शायद ये 0.445 के आसपास कुछ आ रहा है, 9.12 इंटू 0.175 ये 1.596 के आसपास आ रहा है और 7 का 25% 1.75 होता है। ठीक है, इनका सम करेंगे तो WACC का आंसर आ जाएगा 591%। इसी तरीके से आपको ये स्पेसिफिक कॉस्ट ऑफ कैपिटल और इस मार्केट वैल्यू को मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखना है WACC में और उसका सम कर देंगे, फाइनली आ जाएगा आंसर। कितना रहा? अरे सब निकाल लेना अपना मल्टीप्लाई करके, यहाँ की वैल्यू बताना हमको सीधा कितना 12.86 के आसपास ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब इधर देखो, कल एक हमने कहा था रियलाइज यील्ड अप्रोच का वैसे सवाल नहीं बनता है एग्जाम में, फिर भी बुक में पढ़े हुए समझना तो है ही हम लोग को। तो रियलाइज यील्ड अप्रोच से कैसे कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालते हैं वो समझ लो। कि एक सवाल मॉड्यूल में पढ़ा हुआ है सीए वाली मॉड्यूल में, जिसमें WACC निकालना है लेकिन कॉस्ट ऑफ इक्विटी इस अप्रोच से निकालना है। तो अगर यही नहीं निकाल पाएगा तो सवाल आदमी नहीं कर पाएगा। ठीक है, कल हमने बताया था रियलाइज यील्ड अप्रोच का मतलब है कि इक्विटी शेयर परचेज करके फ्यूचर में जो से पैसे आएंगे, चाहे वो डिविडेंड के रूप में आए और चाहे आखिरी में उसको बेच के पैसे आए, किस रेट से उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालें कि इनफ्लो आउटफ्लो बराबर हो जाए। ठीक है, किस रेट से उसकी डिस्काउंटिंग करें जिससे हमारा क्या हो जाए, जो हमारा पैसा गया है और जो पैसा आए, इन दोनों की प्रेजेंट वैल्यू क्या हो जाए, बराबर। उस रेट को ही क्या बोलेंगे, कॉस्ट ऑफ इक्विटी बोलेंगे। ठीक है, और इसी रेट को हम लोग जब अभी दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे कैपिटल बस्टिंग, तो उसको IRR बोला जाता है, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न।
इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। तो उसमें लगते हैं भैया थोड़े से लॉजिक, क्योंकि उसमें रेट पहले एज्यूम करना पड़ता है। ठीक है, तो इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा लंबा है, तो IRR टेक्निक से सॉल्व होता है ये। तो जो चीज़ यहाँ सीखोगे वो कैपिटल बस्टिंग वाले में भी काम में आएगी। ठीक है, कैपिटल बस्टिंग में भी क्या होगी, काम में यहाँ पे निकल के आएगी। तो देखो 1,000 रुपए का है परचेज, आपने कितने का किया है, 1,000 रुपए का। आपको मिलेगा क्या, 10% डिविडेंड मिलेगा। तो 100 रुपए का 10% कितना हो गया, 100 रुपए। हर साल 5 साल तक 100 रुपए डिविडेंड मिलेंगे, और 5 साल के अंत में 1128 रुपए का क्या कर दोगे, उसको बेच दोगे। ठीक है, तो इसको क्या किया जाता है, पहले हम लोग लिखेंगे कब कब पैसा आएगा, 1 2 3 4 5। ठीक है, और आपके पास ईल्ड क्या आएगा, ईल्ड का मतलब जो पैसे आएंगे आपके पास। तो पहले साल 100 रुपए मिलेंगे डिविडेंड के रूप में, दूसरे साल 100 रुपए मिलेंगे डिविडेंड के रूप में, तीसरे साल 100 रुपए मिलेंगे डिविडेंड के रूप में, चौथे साल 100 रुपए मिलेंगे, पांचवें साल 100 रुपए डिविडेंड का तो मिलेगा ही मिलेगा, और प्लस शेयर बेच के आपके पास भी 1128 रुपए आ जाएगा। तो ईल्ड का मतलब जो आपके पास पैसे आए। ठीक है, कोई दिक्कत आगे। फिर हमें क्या करना होगा, यहां निकालना होगा प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, किसी रेट को पहले एज्यूम करके। तो मान लिया हमने 10% के रेट से निकाला पहले। ठीक है, क्योंकि ज्यादा चीजों में 10% चलता, तो 10% का रेट निकाल लेते हैं। कैसे निकालोगे भाई, 1/1.10, 1/1.10, तो आ जाएगा 9.9। फिर डिवाइड का साइन लगाते जाओगे, अगले साल के निकलते चले जाते हैं। ये कैपिटल बस्टिंग वाले में बहुत करना पड़ेगा, तो धीमे धीमे प्रैक्टिस से याद हो जाएगा, टेंशन की कोई बात नहीं। ठीक है, ऐसे बनता है फॉर्मूला, 1/1 + i की पावर n करते रहते हैं। तो ये निकाल लिया। अब इस यील्ड की प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे, यानी इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे, और मल्टीप्लाई करके सम करेंगे। अगर ये सम 1,000 के बराबर आ जाएगा, तो जो 10% माना था वही कॉस्ट ऑफ इक्विटी हो जाएगी, और नहीं हुआ तो फिर दूसरा रेट लेंगे। समझ रहे हो, तो इसमें लगता है हिट एंड ट्रायल मेथड, हिट करो ट्राई करो, और कहीं ना कहीं जाके रिजल्ट आएगा। नहीं आता तो कैसे हैंडल करते हैं वो भी सिखाया जाएगा, 2 3 सवाल करेंगे तो पता चलेगा। इसको करना है आपको मल्टीप्लाई, चलिए मल्टीप्लाई करके बताइए कितना निकला। कितना, 90.9, ये हो जाएगा 82.6, ये 75.1, 68.3, और इसका कितना हो जाएगा तुम्हारा 1228 × 0.621, 762.59। इनका सम करना है। कितना आ रहा, अब देखो ये वैल्यू तो हमको मिली नहीं, मिली क्या, नहीं मिली, तो उससे क्या वैल्यू आई है, ज्यादा। तो अगर परचेज प्राइस से ज्यादा है, इसका मतलब रेट और ज्यादा है। जैसे जैसे ये रेट बढ़ाओगे ये वैल्यू कम आएगी, ये वैल्यू कम आएगी तो मल्टीप्लाई हो कम आएगा, और ये वैल्यू बराबर आ जाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब रेट 10 तो नहीं है, एक चीज पता चल गई, रेट क्या है हमारा, 10 से ज्यादा है। यही वैल्यू अगर कम आ जाती, मान लो 900 आती, तो इसका मतलब रेट 10 से कम होता। रेट कम करोगे तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ेगी। रेट बढ़ाओगे तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। लॉजिक समझ पा रहे हो। तो अगला रेट हम 10 से ज्यादा एज्यूम करेंगे। तो अब हमने रेट एज्यूम कर लिया, मान लो 12। तो अब आपको यही चीज फिर से करनी है 12% के रेट से।
1 डिवाइड बाई 1.12, 1 डिवाइड बाई 1.12, 0.893, 0.797, 0.712, 0.636, 0.567। और अब फिर से ईल्ड और इसको मल्टीप्लाई करके लिखना है, इसकी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ईल्ड। तो इससे इसको मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो ये आ जाएगा 89.30, 79.70, 71.20, 63.60। और इससे इसको मल्टीप्लाई किया जाए तो 1228 इंटू 0.67, तो ये आ रहा है 696.28। और इनका सम करो जो कितना आ रहा है 1000.076, तो मतलब अप्रॉक्सीमेटली बराबर ही आ गया। तो इसका मतलब हमारा कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितना हो गया 12%। समझ में आया कि मतलब जो फ्यूचर में अपने पास इनफ्लो आने वाले हैं इस शेयर को परचेज करने के बाद, उनकी किस रेट से डिस्काउंटिंग करें, किस रेट से प्रेजेंट वैल्यू निकालें, जिससे जिस रेट पे हमने उसको परचेज किया था वो हमारा क्या हो जाए, यहाँ मिल जाए, मैच कर जाए। जिस रेट में ऐसा हो जाएगा वो रेट अपना आंसर। अब तुम ये भी कहोगे कि सर 12 पे हो सकता ना आता, मतलब किसी एग्जैक्ट ना मिले, ऐसा भी हो सकता था। तो फिर वहां पे हम अप्रॉक्सीमेशन टेक्निक लगाते हैं, उससे निकालते हैं। कैसे निकालते हैं वो बताएंगे अभी अगले सवाल में। ठीक है, तो ये हमारा क्या, रिलायंस ईल्ड अप्रोच। ठीक है, तो ये किसी में भी लग सकती है, शेयर्स में भी लग सकती है और कहो डिवेंचर में भी कह दे, यही टेक्निक लगाएंगे डिवेंचर में। कहो किसी सवाल में प्रेफरेंस शेयर्स में कह दे तो यही टेक्निक लगा देंगे उसमें। ठीक है, सब में यही टेक्निक होगी। ये होता है आउटफ्लो, ये होते हैं इनफ्लो। इनफ्लो को किस रेट से प्रेजेंट वैल्यू निकालें कि उसकी प्रेजेंट वैल्यू आउटफ्लो के क्या हो जाए, बराबर हो जाए। उसी रेट को हम लोग फिर कॉस्ट ऑफ कैपिटल बोलने लगते हैं। क्लियर हो गया बेटा, नोट करो फटाफट फिर आगे बताया जाए।
हाँ बेटा हो गया, हटा दें इसको। चलो एक और सवाल में देखते हैं तो और आजा अच्छा लगेगा। ये सवाल है हम लोग का। कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ इक्विटी बाय रियलाइज यील्ड अप्रोच। ठीक है, अब आगे चल के आप दूसरे दूसरे सब्जेक्ट पढ़ोगे तो वहाँ एक फॉर्मूला आता है रिटर्न निकालने का। अब देखो, इन्वेस्टर के लिए जो रिटर्न है वही कंपनी के लिए कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए हम आपको सैलरी पे करते हैं तो वही मेरी कॉस्ट है, वही आपकी इनकम। आपने 100 रुपए का शेयर खरीदा, आपको 2 रुपए डिविडेंड मिला, तो वो आपका क्या है, रिटर्न। हमारे लिए क्या है वो, कॉस्ट। ठीक है, क्योंकि मार्केट प्राइस पे ही हम लोग को क्या कराना पड़ता है, वापस खरीदना पड़ता है कंपनी लोग को। बाई बैक भी तो मार्केट प्राइस के हिसाब से होगा। तो इसमें रिटर्न का एक फॉर्मूला बनता है, मतलब ये रिटर्न का फॉर्मूला वैसे तुम लोग पोर्टफोलियो चैप्टर में पढ़ते हैं, वरना एक टॉपिक भी होता है रिस्क एंड रिटर्न करके, सीएमए में तो है, सीए वाले एग्जाम में नहीं है, वो लोग उसमें पढ़ते हैं फॉर्मूला। ठीक है, तो एक रिटर्न निकालने का फॉर्मूला होता है या यील्ड निकालने का फॉर्मूला होता है। जब आपको मार्केट प्राइस अलग अलग दे रखे होंगे तो पहले आपको यील्ड निकालनी पड़ेगी। ठीक है, फिर यील्ड क्या करनी पड़ेगी, हर साल की यील्ड आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो यील्ड का फॉर्मूला होता है, ईयर एंड में प्राइस क्या है और ईयर की बिगिनिंग में प्राइस क्या था। जैसे मान लीजिए आपने 100 रुपए का शेयर खरीदा, आज उसकी वैल्यू 120 रुपए है, तो 20 रुपए का आपको ये फायदा हुआ, और प्लस आपको मान लो 15 रुपए का डिविडेंड मिला, वो आपका फायदा है। तो इसको बोलते हैं P1, इसको बोलते हैं P0। मतलब उसी साल के एंड में क्या प्राइस है, दैट इज कॉल्ड P1, और उसी साल के बिगिनिंग में क्या प्राइस है उसको बोलते हैं P0, और प्लस आपको जो डिविडेंड मिलता है वो तो फायदा है ही। तो टोटल इतना फायदा हुआ कितने पैसे लगा के, P0 लगा के इंटू 100। तो ये यील्ड निकालने का फॉर्मूला है। इसमें P1 का मतलब होता है प्राइस एट द एंड, P0 का मतलब होता है प्राइस एट बिगिनिंग, और डिविडेंड का मतलब तो डिविडेंड होता है, जानते ही हो। ठीक है, डिविडेंड का मतलब क्या होता है हमारा, डिविडेंड होता है। तो अब ये ईयर दे रखे हैं और ये हमारा क्या दे रखा है, यहाँ पे प्राइस दे रखा है। तो ऐसे सवालों में थोड़ा अलग टेक्निक से अपना यील्ड निकाला जाता है। ठीक है, ऐसे सवालों में अलग कहानी होगी, है वही रियलाइज यील्ड अप्रोच, लेकिन इस सवाल में आपको अलग अलग वैल्यूज दे रखी है, यानी अलग अलग आप यील्ड कैलकुलेट कर सकते हो। अलग अलग यील्ड क्या कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो। तो पहले साल का तो निकाल नहीं पाओगे क्योंकि इसके बिगनिंग का वो नहीं दे रखा है, तो आप सेकेंड ईयर से निकालना चालू करोगे। तो ईयर 2 की यील्ड निकालेंगे। कैसे, ये हो जाएगा ईयर 2 का क्लोजिंग प्राइस, ये हो जाएगा उसका ओपनिंग प्राइस। भाई पहले साल का जो एंड का प्राइस है, प्राइस एट द बिगिनिंग दे रखे हैं, ऐसे समझो। तो प्राइस जो दे रखे हैं वो बिगिनिंग के दे रखे हैं, कि पहले साल के शुरुआत में क्या प्राइस थे। ठीक है, दूसरे साल के शुरुआत में क्या प्राइस है ना। तो ईयर 1 का ही निकल रहा है टेक्निकली। भाई ईयर 1 के शुरुआत में प्राइस 9 रुपए थे, और ईयर 1 के एंड में प्राइस 9 रुपये 75 पैसे, चाहे सेकंड ईयर का बिगिनिंग बोले और चाहे हम क्या कर बोले, फर्स्ट ईयर का एंड बोले। ठीक है, तो 9 75 -9 प्लस जो हमको डिविडेंड मिला, डिवाइड बाई P0 इंटू 100। तो इससे हमारा ईयर 1 का निकल जाएगा 8.3। तो ये बता रही हैं कि 8.3 आ रहा है, 8.3 आ रहा है। 0.19 आ रहा है, 0.19 बताया जा रहा है। 0.19 बताया जा रहा है।
1944 1944%। 1944%। इसी तरह ईयर टू का निकालेंगे। ईयर टू के एंड में प्राइस हो गए हैं 11 रुपये 50 पैसे। ईयर टू के बिगनिंग में प्राइस थे 9 रुपये 75 पैसे। प्लस ईयर टू में डिविडेंड 1 रुपये का मिल रहा है, डिवाइड बाई ईयर टू के बिगनिंग में क्या प्राइस चल रहा था, यानी 9 रुपये 75 पैसे इंटू 100, 28.20%। 28.20 राउंडिंग ऑफ करके 21 हो रहा है क्या? 20 ही 21 हो जाएगा। इसी तरह ईयर थ्री का निकालोगे। ईयर के प्राइस हैं 11 रुपये, बिगनिंग में प्राइस 11 रुपये 50 पैसे थे, प्लस डिविडेंड 1 रुपये 20 पैसे का, डिवाइड बाई 11 50 इंटू 100। माइनस पे नहीं आएगा ना, ये तो प्लस हो जाएगा ना, फिर प्लस में हो जाएगा वो 6.09। ये प्लस हो जाएगा ना तो वैल्यू बढ़ जाएगी फिर से। इसी तरह ईयर फोर में निकालोगे। $10.60 माइनस 11 प्लस जो इस साल का डिविडेंड है 1 रुपये 25 पैसे इंटू 100। 11.773 इतना। अच्छा 7.73, 11 गलत बोल दिया, 7.73। अब यील्ड निकले हैं 4 जबकि आंसर तो एक निकलता है। तो जब एक से ज्यादा यील्ड निकलते हैं तो उसका निकालना पड़ता है ज्योमेट्रिक मीन। तो कई जो होगा वो कुछ नहीं होगा, ज्योमेट्रिक मीन होगा ऑफ ऑल यील्ड। जितने यील्ड है इनका क्या निकालेंगे, ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन जानते हो कैसे निकालते थे स्टैट्स में? वो तो अर्थमेटिक मीन होता है। ज्योमेट्रिक मीन अगर मान लो किसी का निकालना है तो जितने नंबर हैं उनको आपस में गुणा करोगे और उतने बार का रूट करोगे। 3 नंबर है तो 3 रूट, 4 नंबर है तो 4 बार रूट, ऐसे करके ये ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला होता है। ठीक है, स्टैट्स में सिखाया जाता है। तो यहाँ आपको 19.44 लिखना है, 28.21 लिखना है, 6.09 लिखना है, 7.73 लिखना है और इसका 4 टाइम रूट कर लेना है। अब 4 टाइम का मतलब है नहीं कि 4 बार रूट वाला साइन दबा लेना। स्क्वायर रूट का स्क्वायर रूट हो गया तो रूट वाला बटन 2 बार दबाओगे, ध्यान रहे। 4 बार ना दबा देना, गड़बड़ हो जाएगा। हाँ 12.67 आ रहा है, चेक कर लो। 12.67, तो 12.67 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 12.67 क्या हो जाएगा इसका, हमारा आंसर हो जाएगा 19.44 इंटू 28.21 इंटू 6.09 इंटू 7.73। 2 बार रूट वाला साइन दबाओगे तो 12.67 या 12.68% आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, बस एक चीज और मैं चेक कर लूँ, 1.1944 इंटू 1.2821 इंटू 1.0609 इंटू 1.077 टू 2 बार रूट करेंगे, माइनस 1 करेंगे। अब कुछ बुक वाले इस फॉर्मूले को अलग तरीके से लगाते हैं
और उनका रिजल्ट भी अलग आता है। वो लोग ज्योमेट्रिक मीन करते हैं लेकिन इस तरीके से नहीं, ठीक है। वो लोग क्या करते हैं, इसको पहले पॉइंट में लेके आते हैं, मतलब 100 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो वो लोग दूसरी तरीके का फॉर्मूला लगाते हैं, वो कहते हैं ऐसे फॉर्मूला लगाएंगे, 1 + ईल्ड, ठीक है। ईल्ड लेकिन किस में लिखते हैं, पॉइंट में लिखते हैं, 1 + ईल्ड लिखते हैं, यानी इसको इसमें नहीं लिखते, इसमें लिखते हैं ऐसे 0.19, 0.2821, 0.0609, 0.0773, पॉइंट में लिखते हैं वो लोग। तो वो लोग फॉर्मूला लगाते हैं 1 + ईल्ड 1, 1 + ईल्ड 2, 1 + ईल्ड 3, 1 + ईल्ड 4, ठीक है। वो अलग तरीके से निकालते हैं और इसका करते हैं क्यूबिक रूट, मतलब 4 टाइम रूट, फिर माइनस करते हैं 1, लेकिन -1 बाहर है, ध्यान रहे, और फिर करते हैं इंटू 100। तो जो सीए वाला मॉड्यूल है, सीए वाले वो इस फॉर्मूले को प्रिवेल करते हैं, जबकि बाकी जो किताबें हैं उनमें ये फॉर्मूला लिखा हुआ है, ठीक है। बाकी किताबों में ये फॉर्मूला लिखा हुआ है। हाँ बेटा, 0.073 हो जाएगा, बिल्कुल सही है। तो अगर मैं ये फॉर्मूला लगाऊं तो फिर आंसर अलग निकल के आएगा। यहाँ हो जाएगा हमारा 1.1944 इंटू 1.2821 इंटू 1.0609 इंटू 1.0773, इनको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 2 टाइम रूट करेंगे, -1 करेंगे और करेंगे इंटू 100। ऐसा करने में शायद रिजल्ट 15% आ रहा है, ठीक है। तो सीए वाले एग्जाम वाले बच्चे ध्यान रखेंगे वो ये वाला फॉर्मूला एग्जाम में लगाएं, क्योंकि उनके मॉड्यूल में ये फॉर्मूला दे रखा है। और सीएमए वाले में तो ये अप्रोच के सवाल ही नहीं है, रिलाइजिंग के, तो लोग तो अपना सेफ है कि उनके है ही नहीं तो सवाल वगैरह, तो उसमें कभी पूछा भी नहीं गया है। और ये सवाल स्पेसिफिक सवाल है, जब मेन सवाल के साथ आता है तो 4 प्राइज नहीं देता है। अगर मान लो पूरा सवाल है फुल फ्लेज वाला, ये सवाल आया तो यही सवाल आएगा ऐसा जैसा है, वरना जो मेन सवाल रहते हैं उसमें एक प्राइज देता है, तो फिर हम लोग ये टेक्निक लगाते हैं। इस टेक्निक के सवाल तो सब में, ये वाला सवाल स्पेशली केवल सीए वाले मॉड्यूल में दे रखा है, तो उसमें आप इसको आप क्या कर लोगे, प्रेफर कर लेना, सेकंड वाली टेक्निक, ठीक है। नोट कर लिया, हटा दें। तो ये हो गई हमारी रियलाइज यील्ड टेक्निक जो आप समझ चुके हो। अब एक क्वेश्चन आ रहा है बड़ा सा हम लोग के पास, क्वेश्चन अभी कंप्लीट नहीं हुआ, क्वेश्चन और है। और क्वेश्चन अभी और है 2 लाइन का। अब ये पूरा क्वेश्चन आ चुका है हम लोग के पास। तो इसमें बुक वैल्यू वेट, मार्केट वैल्यू वेट के हिसाब से निकालना, फॉर्मेट अभी पिछले सवाल की तरह लग जाएगा। इतनी चीज़ें दे रखी हैं हम लोग के पास, लेकिन एक प्रॉब्लम है इस सवाल में। प्रॉब्लम क्या, मतलब अच्छा ही है, कॉस्ट ऑफ डिवेंचर और कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर यील्ड टू मेथड से लगाना है, तो वही रियलाइज यील्ड मेथड से लगाना है, से लगाना है
रियलाइज यील्ड मेथड से निकालना है, नॉर्मल मेथड से नहीं। यही सवाल मतलब इसी के जैसे सवाल सीएमए मॉड्यूल में भी हैं, लेकिन उसमें उन्होंने बस इस लाइन को हटा दिया है। तो उनके यहाँ मतलब क्या मतलब नॉर्मल तरीके से लगाओ, ठीक है। तुम्हारे यहाँ इसमें क्या बोल दिया है कि इसको बजाय यील्ड टेक्निक से तुम्हें निकालना है, तो जैसा सवाल बोलेगा वैसा करेंगे। अगर मान लो ये लाइन ना लिख के आए एग्जाम में, तो फिर कॉस्ट ऑफ डिवेंचर कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस जैसे निकालते थे वैसे निकालेंगे। लेकिन अगर ये लाइन लिख के आ गई तो फिर कॉस्ट ऑफ डिवेंचर और कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस आपको यील्ड टेक्निक से निकालना पड़ेगा, ठीक है। ये पूरा क्वेश्चन 14 मार्क्स का कह सकते हो, कभी कभी 10-12 नंबर का ही बना देता है, ऐसा नहीं है। ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है कि एग्जाम में 14 मार्क्स का ही क्वेश्चन आएगा। कभी उसको लगता है कि नहीं नहीं इसकी वैल्यू तो 8-9 नंबर होनी चाहिए, तो 9 नंबर का ये सवाल देगा, 5 नंबर का दूसरा सवाल चिपका देगा बगल में, समझ। 10 नंबर का उसको लगता है तो 10 नंबर का ये देगा, 4 नंबर का दूसरा चिपका देगा। और इन सब सवालों की वैल्यू वैसे 7 नंबर। हाँ, सीएमए तो 7 ही नंबर का आता है। ये बहुत बड़े कठिन सवाल नहीं कि इतना बड़ा है कि 10-10 नंबर आदमी वेस्ट करेगा एफएम में, 7-7 8-8 नंबर का बनता है ये मेनली। तो सबसे पहले क्या करते हैं, स्पेसिफिक कॉस्ट ऑफ कैपिटल ही निकाल लेते हैं। बाकी चीज तो करनी आपको आ गई है ना। मेन स्पेसिफिक कॉस्ट ऑफ कैपिटल अगर इसमें निकल जाएगी तो बाकी सवाल आप लगा लोगे। तो आओ पहले स्पेसिफिक कॉस्ट ऑफ कैपिटल ही कैलकुलेट कर लेते हैं। स्पेसिफिक कॉस्ट ऑफ कैपिटल, सबसे पहले के ई निकाल लेते हैं, कॉस्ट ऑफ इक्विटी। कॉस्ट ऑफ इक्विटी की अगर हम लोग बात करें तो इक्विटी शेयर्स पे 4 रुपए की फ्लोटेशन कॉस्ट लगती है, प्राइस 24 रुपए है। तो 24 रुपए में 4 रुपए तो फ्लोटेशन में चले जाएंगे, यानी हमें नेट प्रोसीड कितना मिलेगा, 20 रुपए का। नेट प्रोसीड कितना मिलेगा, 20 रुपए का। तो फॉर्मूला क्या होता है, ग्रोथ भी दे रखी है 5% की, तो फॉर्मूला होता है D1 डिवाइड बाई NP प्लस G इंटू 100। तो नेक्स्ट ईयर का डिविडेंड यानी कि D1 दे रखा है, और यहाँ लिखना है नेट प्रोसीड, तो 24 माइनस 4 कितना नेट प्रोसीड हो जाएगा, 20 रुपए। ग्रोथ 5% की दे रखी है यानी 0.05 इंटू 100। तो यह आ जाएगा के की वैल्यू। कितनी आ गई के की वैल्यू, 10। तो ये आ गई हमारी 10%। फिर मुझे कॉस्ट ऑफ डिवेंचर निकालना है लेकिन यील्ड मेथड से, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ डिवेंचर यील्ड मेथड से हम लोग को क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो अब डिवेंचर्स अगर खरीदोगे, ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, डिवेंचर्स अगर परचेज करते हैं तो क्या क्या रिजल्ट निकल के आ रहे हैं वो समझना है। 100 रुपए पे रिडीम होगा, ठीक है, 10 साल बाद। तो 10वें साल आपको 100 रुपए मिलेंगे, ठीक है। हर साल डिवेंचर्स पे क्या होगा, डिवेंचर्स का जो कूपन रेट है वो कितने परसेंट है। कूपन रेट का मतलब इंटरेस्ट रेट होता है। कूपन रेट का मतलब क्या होता है अपना, इंटरेस्ट रेट। तो इंटरेस्ट रेट जो निकलेगा वो निकलेगा कितने रुपए यहाँ पे, 10 रुपए। इंटरेस्ट कितना निकलेगा हमारा, 10 रुपए का। 100 रुपए का 10% कितना होता है, 10 रुपए। तो हमारे पास क्या क्या इन्फ्लो आएंगे, 10 रुपए का इंटरेस्ट आएगा हर साल। 10 रुपए का क्या आएगा, इंटरेस्ट आएगा। लेकिन 10 रुपए की इंटरेस्ट की कमाई होगी तो टैक्स भी जाएगा। इंटरेस्ट कमाओगे तो उस पर क्या पे करना पड़ेगा, हमें टैक्स पे करना पड़ेगा। तो इसका कैसे यील्ड टू मेच्योरिटी निकालते हैं वो समझने वाली बात है। पहले ईयर लिखेंगे। अब देखो यहाँ 10 साल की टेबल बनाना आपके लिए लंबा हो जाएगा, तो थोड़ा दिमाग से चलना है, ठीक है। आपको सिंपल इनफ्लो आउटफ्लो देखने हैं बस। एक होता है कैपिटल बस्टिंग में, उसको बोलते हैं एनपीवी, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो माइनस कर देंगे तो उसको बोलते हैं एनपीवी, नेट प्रेजेंट वैल्यू। तो देखो सर, 1 से लेके 10 साल तक हर साल पैसा आएगा, और आपके पास जो यील्ड आएगी वो कैसे निकालोगे, इंटरेस्ट 1 माइनस टी करके।
ठीक है। यील्ड जो निकलेगी वो हर साल कैसे निकलेगी, इंटरेस्ट 1 माइनस टी करके। तो एक तो आपको इंटरेस्ट 1 माइनस टी मिलेगा हर साल, जो 10 रुपए का है, और 1 माइनस टी कर दोगे तो आ जाएगा 7 रुपए। यानी एक यील्ड है आपका 7 रुपए जो हर साल आपको मिलेंगे टैक्स काटने के बाद। कमाओगे तो 10 रुपए, लेकिन 30% टैक्स में चला जाएगा, तो आपके पास 7 रुपए बचेंगे। ठीक है, इंटरेस्ट टैक्सेबल हो जाता है। और 10वें साल जो आपने डिवेंचर परचेज किया था उसको आप सोल्ड आउट कर दोगे, मतलब रिडीम करा लेंगे। रिडीम होगा पार पे, तो कंपनी से आपको कितने रुपए मिलेंगे, 100 रुपए। तो 10वें साल आपको मेच्योरिटी वैल्यू मिल जाएगी, यानी रिडम्पशन वैल्यू मिल जाएगी, जो कि कितने रुपए होगी, 100 रुपए। तो आपके पास ये पैसे आएंगे टेक्निकली। ठीक है, ये पैसे होंगे, आएंगे। खरीदा आपने कितने में है वो देख लो। 100 रुपए का डिवेंचर्स था, 100 रुपए का क्या है, डिवेंचर्स है। और इस पे 4% की आपकी क्या लग रही है, फ्लोटेशन कॉस्ट लग रही है। ठीक है, 4% की क्या लग रही है, अपनी फ्लोटेशन कॉस्ट लग रही है। तो देखो, कंपनी के पास 4% पैसा कम आएगा, लेकिन शेयर होल्डर को 4% ज्यादा देना पड़ता है। समझ रहे हो, शेयर होल्डर को क्या करना पड़ता है, 4% टेक्निकली ज्यादा देना पड़ता है। तो वो चीज हम लोग को निकालनी पड़ेगी, कैलकुलेट करनी पड़ेगी। अब देखो कैसे निकालोगे, समझो। डिवेंचर्स का आज का प्राइस कितना चल रहा है, 105। भाई नेट प्रोसीड या वैल्यू कैसे निकाली जाती है, इसमें से क्या माइनस करते हैं हम लोग, फ्लोटेशन कॉस्ट को। तो 105 रुपए में 4% माइनस करो, देखो क्या आया। तो ये आपका परचेज प्राइस या नेट प्रोसीड हो गई हमारी 100.8। वो हमने सबसे पहले लिख लिया कि हमारी नेट प्रोसीड जो आ रही डिवेंचर्स की, तो 105 रुपए माइनस 4%, यानी 100.8 रुपीज़। यानी हमको जो ये वैल्यू निकालनी है, ये मल्टीप्लाई करके वो 100.8 के बराबर लेके आनी। जितना पैसा हमने इन्वेस्ट किया है, इतना ही पैसा रिटर्न कब आएगा, उसकी प्रेजेंट वैल्यू। अब इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे। अब अगर देखो, ये 7 रुपए हर साल मिलेंगे, तो यहाँ प्रेजेंट वैल्यू का आपको सम लिखना है, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर का, 1 से लेके 10 साल तक का। तभी तो मल्टीप्लाई करेंगे तो इकट्ठा वैल्यू आ जाएगी। भाई देखो, 7 7 चाहे 10 बार लिखें ना, और एक एक प्रेजेंट वैल्यू से मल्टीप्लाई करें, या फिर 7 एक बार लिखो, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर के सम से मल्टीप्लाई कर लो। तो पहले प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 10वें साल का बताओ, रेट ले लो कुछ भी। ठीक है, 10% तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, रेट पहले 5% लेना। तो 1 डिवाइड बाई 1.05 अगर करते हैं, 1 डिवाइड बाई 1.05 करते हैं। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना कि जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल आती है वो नॉर्मली जो भी इंटरेस्ट रेट रहेगा उससे कम ही आती। तो कॉस्ट ऑफ डिवेंचर में 5 पहले लिया जाता है। अब 1 डिवाइड बाई 1.05 करते हैं, तो जो 10वें साल की वैल्यू आ रही है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो यहां वैल्यू आ रही है 0.614 आ रही है। और यहां जानते हो क्या लिखना है, इधर देखो बेटा, इस जगह भी जानते हो क्या लिखना है, 1 से लेके जो 10 साल की प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर है उनका टोटल लिखना है। वो कैसे करेंगे, 10 साल तक का निकाल लिया, जीटी दबा दो, उसका सम आ जाएगा सीधा सीधा 7.72। अब तुम कहोगे सर ये काम तो यहां भी कर सकते थे, बिल्कुल कर सकते थे इस वाले सवाल में। पहले 100 रुपए लिख लेते 1 से लेके 5 साल तक का। ठीक है, फिर लेकिन यहां लिखते इनका सम करके वैल्यू, और फिर यहां लिखते कि 5वें साल आपको पैसा मिलेगा 1128 रुपए, और इसमें लिखते यहाँ 0.621, मल्टीप्लाई करते सेम रिजल्ट आते। समझ लो भाई, 100 चाहे 5 बार लिख के इनसे मल्टीप्लाई कराओ, या इनके सम में 100 से एक बार मल्टीप्लाई करा दो। तो टेबल छोटी करने का ये तरीका है। तो धीमे धीमे करके और सीखोगे। बीएफएम में और चैप्टर पढ़ने हैं, तो एक ही चैप्टर थोड़ी ना, और चैप्टर पढ़ोगे तो कलाकारी आ जाएगी, चिंता की कोई बात नहीं। अब इससे इसको मल्टीप्लाई करना है, इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है, और चेक करना है क्या 100 रुपये 80 पैसे आ रहा है कि नहीं आ रहा है।
तो 7 इंटू 7.72, ये हो रहा है 54.04। ठीक है, और ये जो आ रहा है वो आ रहा है 61 रुपए 40 पैसे। टोटल करने में कितना आ रहा है अपना? 66 कहाँ से आ रहा है? वही 54 ये हो गया, 61 ये हो गया, तो 66 कहाँ से आ जाएगा? 105 रुपए 44 पैसे आ रहा है। 105 का 115 रुपए 44 पैसे आ रहा है। ठीक है, ये हमारा क्या है? ये पैसा हमको मिलेगा, ये पैसा हमको क्या होगा? मिलेगा। ठीक है, ये पैसा हमको क्या होगा बेटा? मिलेगा। अब इधर देखो, एक होती है एनपीवी टेक्निक, जो आईआरआर फॉर्मूला समझते हो। ये हमारा क्या हो गया? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो हो गई, जो हमारे पास पैसे आएंगे। ठीक है, इसमें से माइनस कर दो जो पैसा जाएगा, तो हमारी ये एनपीवी आ जाती है। हमको एनपीवी जीरो लानी होती, चाहे हम ये कहें कि इसको इसको बराबर करना होता है, और चाहे हम क्या बोले कि हमें एनपीवी को जीरो लाना होता है। तो यहाँ एनपीवी कितनी आ रही? प्लस की 15 रुपए कुछ आ रही। देखो चेक करो कितना आ रहा है, 14 रुपए 64 पैसा प्लस का आ रहा है, जबकि मुझे एनपीवी को जीरो लाना होता है। अब देखो इधर, अगर ये वाली वैल्यू ज्यादा ही है इससे, तो इसका मतलब रेट और बढ़ाना पड़ेगा, तो ये कम हो जाएंगे। तो 5% तो आंसर नहीं है। अब हमें क्या करना पड़ेगा? अब निकालना पड़ेगा कितना? 6%, क्योंकि थोड़ा ही 14 रुपए ज्यादा आए हैं। अब 6% पे करके निकालेंगे, तो या फिर आप 1% और बढ़ा सकते हो, 7% पे करके निकाल सकते हो। तो अगर 7% पे करके निकालें तो 1/1.07, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ वैल्यू आ रही है 0.508, और जो 10 साल का सम आ रहा है वो आ रहा है 7.02 के आसपास। अब मल्टीप्लाई करें तो इसकी प्रेजेंट वैल्यू देखो कितनी आ रही है, और इसमें से आउटफ्लो माइनस करेंगे तो हमारी एनपीवी कितनी आ रही है? तो 7 × 7.02 49.14, और ये आ जाएगा 50.80, 49.14 प्लस 50.80, तो ये हो रहा है 99.94, और इसमें से 100.80 माइनस कर देंगे तो ये माइनस का 0.86 आ रहा है। यही अगर जीरो हो जाता तो 7% आंसर हो जाता। समझ लो, तो इससे ये पता चल रहा है कि आंसर 7% से थोड़ा सा कम है। 6 तो नहीं है, 6 पे तो बहुत आएगा ना, क्योंकि इसमें 14 प्लस में आ रहा है, इसमें नहीं नहीं निकालेंगे एक्यूरेट। ठीक है, तो अब इसमें फॉर्मूला लगाना पड़ता है। अगर एग्जैक्ट ना है तो हमें क्या लगाना पड़ता है? यहाँ एक फॉर्मूला लगाना पड़ता है, जो आईआरआर का फॉर्मूला है। और कैपिटल बस्टिंग वाले चैप्टर में ये टॉपिक हम लोग फिर से पढ़ेंगे, आईआरआर निकालना। प्रोसीजर यही, उसी टेक्निक से क्या निकाला जा रहा है? यहाँ पे कॉस्ट ऑफ डिवेंचर निकाला जा रहा है आईआरआर फॉर्मूला लगा के। फॉर्मूला क्या होता है समझो, फॉर्मूला होता है एनपीवी एट लोअर रेट, जो छोटा वाला रेट लियो उसमें क्या एनपीवी आई, माइनस एनपीवी एट हायर रेट, डिवाइड बाई एनपीवी एट लोअर रेट इनटू डिफरेंस इन रेट। ठीक है, तो ये आईआरआर का फॉर्मूला होता है। तो एनपीवी लोअर रेट पे कितनी आई है? 1464। अब देखो इधर हाइयर रेट वाली माइनस, इधर देखो बेटा हाइयर रेट वाली माइनस करनी है, लेकिन ये खुद माइनस का है, तो ये माइनस और ये माइनस की वैल्यू क्या हो जाएगी? प्लस। अल्टीमेटली तो यही हुआ ना बेटा, प्लस माइनस, डिवाइड बाई एनपीवी एट लोअर रेट, और इनटू इन दोनों का डिफरेंस यानी 7 - 5। अब इसको सॉल्व करना है और बताना है कितना आया। तो 14.64 प्लस
6.86 डिवाइड बाई 14.64 और इंटू 2। यहाँ मैंने थोड़ा सा लिख दिया है उल्टा, बस यही हो गया काम गड़बड़। यहाँ है एनपीवी एट लोअर रेट, और जो नीचे ऊपर लिखना चाहिए वो मैंने नीचे लिख दिया है। ऊपर रहता है एनपीवी एट लोअर रेट, नीचे रहता है एनपीवी एट लोअर रेट माइनस एनपीवी एट हायर रेट। फॉर्मूला थोड़ा सा हमने उल्टा लिख दिया है। ये है 14.64, ये आएगा 14.64 प्लस 0.86। हाँ बेटा, लोअर रेट ऐड करेंगे, क्या कर रही हूँ? हम्म अरे ओ, यहाँ लोअर रेट भी है, यहाँ एक लोअर रेट भी है, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 5 प्लस इतना। अब ये सॉल्व करना है आपको। अभी देखना, फॉर्मूला याद करा देंगे तुमको, दिमाग लगाओगे तो फॉर्मूला अपने आप बन जाएगा। थोड़ी सी मैथ आती हो बस, यूनिटी मेथड आता है ना सबको, बस उसी सिखा देंगे अभी बनाना। कितना आ गया? गलत। इसको पहले सॉल्व करोगे फिर बाद में 5 जोड़ोगे, तो 14.64 और नीचे आ रहा है तुम्हारा 15.5, तो 14.64 डिवाइड बाई 15.5 इंटू 2 और प्लस ये 5 ऐड करना है, तो ये 6.89 आ रहा है। तो ये हमारा कितना आ रहा है? 6.89। ठीक है, कितना आ जाएगा? 6.89। तो ये जो फॉर्मूला है वो आईआरआर का फॉर्मूला है। अगर एग्जैक्ट रेट नहीं मिलते तो आईआरआर टेक्निक से निकाला जाएगा। क्लियर हो गया यहाँ? अब अगर ये फॉर्मूला नहीं याद हो रहा तो मैथ लगा सकते हो थोड़ा बहुत ध्यान से। देखो इधर, रेट जब हम 5% लेते थे तो हमारी एनपीवी कितनी आ रही थी? 1464 प्लस की ना। रेट जब मैं 7% लेता था तो ये आ रही थी माइनस की। और हमें एक ऐसा रेट निकालना है जहां पे ये क्या है? यही तो है, यही है ना सिस्टम। तो अब देखो इधर, जब आप रेट 2% बढ़ाते हो, रेट कितना बढ़ा रहे हो? 2%, तो एनपीवी में कितना डिफरेंस आया जा रहा है? 15.5 का है, प्लस का नहीं माइनस का है, डिफरेंस निकालना है। रेट का डिफरेंस 2 है, मतलब मैं अगर 2 आगे बढ़ता हूं रेट में तो एनपीवी सीधा 15 से कम हो जाती, जबकि मुझे एनपीवी जो कम करनी है, यहां से यहां लाने में कितनी एनपीवी कम करनी है? 1464। तो बताओ, 15.5 कम करने के लिए अगर रेट 2 का चेंज करना पड़ता है तो 14.64 पे चेंज करने के लिए रेट में कितना हम चेंज कर दें? समझ रहे हो? तो यहाँ फ्रैक्शन निकालना पड़ेगा कि भैया 15.15 का चेंज होता है जब मैं 2 बदलता हूं, तो अगर मुझे 14.64 का चेंज करना होगा तो रेट में मुझे कितना प्लस करना पड़ेगा? हमारी बात है नहीं, अरे फ्रैक्शन निकालना है। जैसे मान लो एक साल में तुम 100 रुपया कमाती हो, तुमसे कहें बेटा बचाओ 70 रुपया कमाना, तो कितना टाइम लगेगा? तो निकाल पाओगी। वही चीज तो यहाँ है कि आगे जब 2 बढ़ते हो तो रेट में चेंज आता है, एनपीवी में बदलाव होता है 15.5 का। तो आपको ये बताना है कि अगर केवल 14.64 का चेंज लाना होगा तो यहाँ मैं कितना चेंज करूं इसमें? तो इसका प्रपोर्शन निकाल लो बस। तो 14.64 डिवाइड बाई 15.5 और इंटू कर दो 2। 2 का चेंज करते हैं जब यहां चेंज आ रहा है 15.5 का, तो 14.64 में कितना चेंज करना पड़ेगा? 1.89। इसमें 1.89 जोड़ो, यहाँ की वैल्यू आ जाएगी, यही आंसर है।
अल्टीमेटली फॉर्मूला तो घूम फिर के यहीं पहुंचे हो। ये चीज तुमने यहां लिखी, ये चीज तुमने यहां लिखी, ये चीज तुमने यहां लिखी, और जो आखिरी में 5 जोड़ के ही तो निकाले हो, तो ये यहां लिख दिया है। समझ लो, या तो फॉर्मूला समझो और या तो मैथमेटिक्स समझो, ये होती है मैथ। समझ लो, जैसे आपसे कहें कि बेटा 5 रुपए अगर प्राइस रखोगे तो डिमांड 100 की है, प्राइस 7 रुपए रखें तो डिमांड रहेगी 80 की, तो बताओ किस प्राइस पे डिमांड 75 की आएगी? तो नहीं निकाल पाओगे क्या? या 90 की आएगी? यूनिटी मेथड आपको लगाना है कि प्राइस में अगर मैं 2 का बढ़ोतरी करता हूं तो क्वांटिटी 20 से कम हो जाती, और क्वांटिटी मुझे यहां कितने से कम करनी है? सिर्फ 10 से। तो यहाँ 2 का चेंज करना पड़ा तो यहाँ 1 का चेंज करना पड़ेगा, यानी प्राइस कितने रखने पड़ेंगे? यहाँ 6 रुपए। समझ लो, प्राइस कितने रखने पड़ेंगे? यहाँ 6 रुपए प्राइस रखने पड़ेंगे। समझ में आ रही बातें? नहीं, ये मैथ है, मैथ। तो मैथ नहीं आती तो फॉर्मूला सीखो, फॉर्मूला लगाओ, सीधा आंसर निकलेगा। तो यहाँ लग जाती थोड़ी सी मैथ, यूनिटरी मेथड लगता है, बाकी कुछ नहीं है। और समझना है डिटेल में, ऐसे देखो, देखो इधर, ये था आपका माइनस का 0.86 और ये था प्लस का 14.64, और हमको स्टैंड करना है यहाँ 0 पे। हमें कहाँ करना है स्टैंड? 0 पे। -68 आता था जब हम वैल्यू 7 लेते थे, प्लस का आता था जब वैल्यू 5 लेते थे, तो बताओ इस जगह की वैल्यू क्या होगी? तो जो इनका प्रोपोर्शनेट डिफरेंस है, गैप, यहां से यहां तक का गैप है 0.86 का, और यहां से यहां तक का गैप देखो तो है 14.64 का, है कि नहीं? इस 2 को, जो यहां से यहां तक का गैप है, उसको इस रेशियो में तोड़ दो। तो यहां से यहां तक का गैप कितना है? 2। 2 को इस रेशियो में तोड़ना है तुम्हें। 2 को क्या करना है? इस रेशियो में तोड़ देना है, और तोड़ के यहां वैल्यू लिख दोगे। अब इसमें ये वैल्यू जोड़ दें तो यहां पहुंच जाएंगे, या इसमें ये वैल्यू जोड़ लें तो यहां पहुंच जाएंगे। लेकिन ये जब लोगे तो ये माइनस का है, ध्यान रखना है, और ये प्लस का है, तो इन दोनों का डिफरेंस लंबा आएगा। इस वैल्यू में तोड़ो जरा, देखो क्या आया तुम्हारा। इस 2 को जरा इस प्रपोर्शन में तोड़ो, इस 2 को इस रेशियो में तोड़ना है, 0.86 और 14.64 के रेशियो में। तो इन दोनों का सम करते हो तो आ रहा है 15.5, और इसको अगर इस रेशियो में तोड़ना है तो यहाँ की वैल्यू कैसे निकालोगे? 2 को तोड़ना है, ये लिखोगे, डिवाइड बाई ये लिखो, मतलब इन दोनों का सम लिखोगे 15.5। यही तो आएगा बेटा। अरे हमें केवल 2 को क्या करना है? इस वैल्यू में तोड़ना है। यहाँ भी 2 को तोड़ना है इस रेशियो में, इधर ज्यादा वाला बड़ा भाग लिखोगी। कितना आया? 0.11। इसमें से 0.11 लेस कर दो, यहां आ जाओगे 6.89 पे, या फिर इसकी वैल्यू निकाल लो। इसकी वैल्यू निकालो तो कितनी आई? इसकी वैल्यू आई होगी 1.89, इसमें 1.89 जोड़ दो तो यहां आ जाओगे। समझ लो, ये है मैथ, सिंपल सी, इसमें कुछ कठिन वाली बात नहीं है। तो कैसे भी करके निकाल सकते हो। अल्टीमेटली एग्जाम में नंबर लेने हैं तुमको एग्जामिनर से, इतनी बातें तो एग्जामिनर को भी नहीं पता होती कि इस तरीके से निकाला जा सकता है, इस तरीके से निकाला जा सकता है। ये तो हमने मैथ की भाषा में तुम्हें समझा दिया, समझ लो, इतना तो एग्जामिनर को भी नहीं पता होता है। तो एग्जामिनर फॉर्मूला देखता है, उससे आंसर निकालता है, तो मैं एग्जाम में फॉर्मूला ही लगाना है। अगर एग्जामिनर से नंबर आपको लेने हैं तो क्या करना पड़ेगा? एग्जाम में फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो फॉर्मूला कर लोगे याद। फॉर्मूला क्या है? लोअर रेट प्लस एनपीवी एट लोअर रेट डिवाइड बाई एनपीवी एट लोअर रेट माइनस एनपीवी एट हाइयर रेट इनटू डिफरेंस इन रेट। इससे आईआरआर की वैल्यू निकल जाएगी, और जो वैल्यू आएगी वही हमारा केडी का आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से आपको क्या करना है? कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स की वैल्यू निकालनी।
प्रेफरेंस शेयर्स में यहाँ डिविडेंड लिखते हैं, 1 - T नहीं करते हैं, क्योंकि डिविडेंड शेयर होल्डर के हाथ में एग्जेम्प्ट होता है, उस पर कोई टैक्स नहीं पड़ता। तो अब मैं केपी निकाल रहा हूं यहाँ, केपी इसी टेक्निक से, ईयर, ठीक है। और प्रेफरेंस शेयर्स में अगर देखें तो प्रेफरेंस की वैलिडिटी जो है वो 10 साल है, 100 रुपए का है, और कूपन रेट 5% है, मतलब 100 रुपए पे 5% हर साल ब्याज कितना मिलेगा, 5 रुपया का। पहले इसकी नेट प्रोसीड निकालने कितनी है, नेट प्रोसीड का मतलब वही पैसा हमें देना पड़ेगा। तो 110 रुपए, और फ्लोटेशन कॉस्ट कितने की है, 2% की। तो 110 रुपए -2% करो, तो कितना आया, 107.8। 1 से लेके 10 साल, और यहाँ यील्ड के नाम पे क्या लिखोगे आप, यहाँ आपको प्रेफरेंस डिविडेंड मिलेगा, और आखिरी साल आपको रिडम्पशन वैल्यू मिल जाएगी। और रिडीम कितने पे कराना है, रिडीम कराना है इसको भी बाहर पे, यानी 100 रुपए पे। डिविडेंड हर साल आपको कितना मिलेगा, 100 रुपए का 5%, यानी 5 रुपया। फिर यहाँ डिस्काउंटिंग फैक्टर एज्यूम करने पड़ेंगे, समझ लो, यहाँ डिस्काउंटिंग फैक्टर क्या करने पड़ेंगे, एज्यूम करने पड़ेंगे। तो फिर प्रेजेंट वैल्यू ले लेते हैं 5% के रेट से। चलो 5% के रेट से लेना, तो 5% तो लिया था, तो एक बार याद आ जाएगा, 7.72। और यहाँ था आपका कितना, 0.614। चलो इनको मल्टीप्लाई करके वैल्यू बताओ फटाक से, जगह कितनी आई, कितना, 38.6, 38.60 और 61.40, ये आती है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो। माइनस करते हैं कैश आउटफ्लो, तो आती है एनपीवी। माइनस करते हैं कैश आउटफ्लो, तो आती है एनपीवी। तो 38,260 + 61, और 107 अगर माइनस कर देंगे तो ये माइनस का 7.80 आ रहा है। इसका मतलब जो आंसर अपना है वो 5% से कम है। जब भी ये माइनस में आने लगे समझ लो ज्यादा निकल गए हो। अब हम 1/1.03, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ आ रहा है हमारा 744, और जीटी आ रहा है 8.53। मल्टीप्लाई करेंगे 5 × 8.53, तो यहाँ वैल्यू आ रही है 42.65, और यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 74.40। इसका सम करेंगे 4265 + 74.40, तो आ रहा है 117.05, और 107 अगर माइनस कर देंगे तो इसकी वैल्यू प्लस की आ रही है 9.25। तो इसका मतलब आंसर 3 और 5 के बीच में कहीं लाई करेगा। तो फिर केपी निकाल लेंगे आईआरआर टेक्निक से। फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले लिखते हो लोअर रेट जो कि 3% है, प्लस एनपीवी एट लोअर रेट, डिवाइड बाई एनपीवी एट लोअर रेट माइनस एनपीवी एट हायर रेट, लेकिन वो खुद माइनस का है तो माइनस माइनस हो जाता है प्लस, और इनटू डिफरेंस इन रेट। कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा बहुत लिटिल बिट चेंज आएगा, हल्का फुल्का, वो नेग्लिजिबल होता है आंसर, वो भी टिक किया जाएगा एग्जाम में। तो 9.25, 7.80, 17.75, 17.05 डिवाइड बाई 17.05 इंटू 2 और +3, तो 4.08% शायद आ रहा है, 4.08% निकल के आ रहा है सब करने के बाद। ठीक है, नोट किया था, नहीं नोट किया, नहीं किया, चलो मैं इसकी फोटो शेयर कर दे रहा हूँ। हाँ ठीक है, वीडियो उसमें पड़ी रहेगी, आउट ऑफ बॉक्स नहीं हो गया, ये आईआर एक अलग चीज़ है,
मेन आईआरआर जो हम लोग सीखते हैं आईआरआर कैलकुलेट करना, वो कैपिटल बस्टिंग वाले चैप्टर में पढ़ते हैं। फॉर्मूला यही है, ठीक है। तो यहाँ मैं आईआरआर टेक्निक से कैलकुलेशन कर रहा हूँ, जो कि अगले चैप्टर में पढ़ना है हम लोग को। तो एक दो बार थोड़ा सा हाथ सेट करना पड़ेगा तो ये निकल के आएगा। तो देखो इधर ये निकलवा दिया है, वीडियो में दोबारा देख लेना, ये निकलवा दिया है। अब तुम्हें इसके आंसर घर में निकाल के लाने हैं आगे, ठीक है। इसका जो मेन आंसर है वो यहाँ लिख देते हैं, जिससे आपको पता चल जाए। वीडियो देखोगे तो वहां भी दिख जाएगा। इसका जब मेन आंसर फाइनलाइज सब कुछ करके निकालोगे तो ये आएगा 7.74%, और जब मार्केट वैल्यू से निकालोगे तो 8.5% आना चाहिए। आगे का आपका काम होमवर्क में है कि आगे निकालोगे स्पेसिफिक कॉस्ट ऑफ कैपिटल, इसलिए हमने लिखवा दी। अब बचा ही क्या है, ये बुक वैल्यू है, स्पेसिफिक इनका वेट निकाल लोगे, स्पेस मल्टीप्लाई कर दोगे, इसका आंसर आ जाएगा। मार्केट वैल्यू निकालना है तो कितने नंबर ऑफ शेयर डिवेंचर है इनको इससे मल्टीप्लाई कर लोगे, मार्केट वैल्यू आ जाएगी, उससे वेट निकाल लोगे। तो ये तो निकाल सकते हो इसके आगे का, ठीक है। आईआरआर निकालना मेनली हम लोग उस चैप्टर में सीखेंगे ही सीखेंगे, तब तक ये सीख लिया है। आर का यही फॉर्मूला ही होता है कि पहले एनपीवी निकालो, प्रेजेंट वैल्यू, आउटफ्लो माइनस करो, एनपीवी कैलकुलेट करो दो रेट से, और फिर उससे अपना फॉर्मूला लगा के आंसर निकालो। चलो ठीक है, यहाँ तक करो, बाकी कल मिलते हैं अगले क्लास में। सेम चैप्टर या आगे कुछ पढ़ेंगे अभी, ठीक है। अभी तो हाँ बेटा, हाँ हाँ आ जाना, उसमें क्या है।